हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज बात करने वाले हैं शराब नोशी क्या होती है, शराब नोशी किसे कहते हैं और किसे कहा जाता है शराबी। इसके अलावा अल्कोहलिज्म की भी इसी डेफिनेशन में इंग्लिश में क्या टर्म्स हैं, क्या तरीका है इसको समझने का, इसके हवाले से अवेयरनेस फैलाने का और ये बताने का कि क्या ये सिर्फ बुरी चीज़ है या बुरी से भी ज़्यादा बुरी चीज़ है, ये जानेंगे। इसके हवाले से और भी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। हमारे साथ मौजूद हैं थेरेपी एंड बियॉन्ड के CEO, साइको एनालिस्ट मिस्टर अली मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? गुड सर, थैंक यू। सर, अल्कोहलिज्म, शराब नोशी, ये क्या होती है, ये बताइए? जी इससे पहले कि हम इस पे जंप ऑन करें कि शराबनोशी क्या है, मैं थोड़ा-सा ये बताना चाहता हूँ कि इंसान जब से इस दुनिया पे आया है, वो डिफरेंट तरीके ढूँढ रहा है, तरह-तरह के तरीके ढूँढ रहा है कि वो किसी तरीके से तकलीफ़ से दूर और मज़े के करीब जा सके। अच्छा, इसमें एक चीज़ शराब भी उसको कहीं मिली। जब हम शराब नोशी की बात करते हैं या अल्कोहलिज़्म की बात करते हैं, तो उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम सिर्फ़ उन ममालिक में होती हैं जहाँ पे नंबर 1 इनकी अवेलेबिलिटी हो, इसकी दस्तयाबी हो, प्लस दूसरा वहाँ पे कोई रेप्रिमांड ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रेप्रिमांड नहीं होगा तो दस्तयाबी बहुत आसानी से होगी। जो अल्कोहलिज़्म है ये बेसिकली एक बीमारी है। जब किसी को हो जाता है तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं जो शराब पीता है या शराब पीने का जो जो एक फ़ेल है, लोगों को ये लगता है कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट है, बंदा ख़राब हो गया है। अब ये बंदा जो है ये राह-रास्त से उतर गया है, ये अय्याशियों में पड़ गया है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कहीं भी उनके ज़हन में ये ख़्याल कहीं से गुज़रता नहीं है कि ये कोई बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि कोई भी इंसान, याद रखिए, शराब शराबी बनने के लिए नहीं पीता। इंसान शराब पीते हैं अपना मज़ा दुबाला करने के लिए। बेसिकली इसकी 3 वजूहात होती हैं। एक, ये आपको रिलैक्स बहुत करती है। दूसरा, ये आपका जिसको हम कहते हैं गम गलत करती है। और तीसरा, ये आपको थोड़ा-सा फ़राख दिल भी बना देती है, थोड़ा-सा मेहरबान भी बना देती है। फराख दिल क्या होता है? मेहरबान हो जाता है इंसान, बात मानने के ज़ुमरे में आ जाता है, उसका मूड मैनेज हो जाता है। देखने में ये आया है कि जितने लोग जो शराब की तरफ जाते हैं, अल्कोहलिज्म आज पर्टिकुलरली हम इसको डिस्कस करें ड्रग्स को साइड पे छोड़ के, और उसकी वजह यही है कि लोगों का ये मानना ही नहीं है कि ये भी कोई ड्रग है। लोगों को ये लगता है क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल है, आप कहीं भी चले जाएं। अभी मैं थोड़ी देर बैठ के पहले किसी से बात कर रहा था, मैं उनको ये कह रहा था कि अल्कोहल इज द न्यू नॉर्मल। कि आप जिस मेहंदी पे जाते हैं, जिस शादी पे जाते हैं, अगर वहां पे अल्कोहल नहीं है और तो वहाँ पे आपको लोग भी नहीं नज़र आएँगे। और ये मेरे खुद भी देखने में आया है कि जब आप किसी को फंक्शन का इन्विटेशन दे रहे होते हैं कि परसों आप आ जाएँ, मेरे छोटे भाई की शादी है या फलाने की म मेहंदी है, तो पहला सवाल वो ये पूछते हैं कि हाँ, ड्रिंक्स हैं? कौन-सी हैं? अगर नहीं है तो वो नहीं आएँगे। सो यहाँ से आप देख लें कि इट्स बिकम द न्यू नॉर्मल। और अब जो ड्रिंकिंग एज पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई है वो 12 साल है, कि 12 साल की उम्र से वो बच्चे जो अल्कोहलिक्स आगे जाके बनते हैं, वो 12 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। जितनी जल्दी बच्चा शुरू होगा उतनी जल्दी अल्कोहलिक बनेगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कि अल्कोहलिज्म जो है ये नॉर्मल क्यों बना, इसको सोशली एक्सेप्टेबल क्यों किया गया? क्योंकि जो इससे अफेक्ट होते हैं लोग, वो सिर्फ 10 से 15% होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 100 लोग शराब पिएंगे, 10 से 15% अल्कोहलिक बनेंगे। 85 टू 90% नहीं बनेंगे, लेकिन उनके लिए जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो फिर उनकी सिचुएशन आगे जाके कुछ और हो जाएगी। बट अभी के लिए अगर हम इसको देखें तो वो ये है कि जो लोग शराब पीते हैं, 100 लोग पीते हैं, उनमें से 10 से 15% जो है वो अल्कोहलिक्स बनते हैं, बाकी यूजर्स रहते हैं। अब लोगों का ये भी मानना है कि जो अल्कोहल ज्यादा पीता है वो शराबी है, जो अल्कोहल कम पीता है वो शराबी नहीं है। अच्छा, हकीकत इसके बरअक्स है। तो फिर अल्कोहलिक कौन है? अगर जो कम पीता है वो अल्कोहलिक नहीं है और जो ज़्यादा पीता है, तो जो कम पीता है, तो वो अगर इसके ज़िम्रे में नहीं आता तो असल हकीकत क्या है? वाक़ई बताइए। हकीकत समझने के लिए हमें थोड़ा-सा इसका डिज़ीज़ कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि अल्कोहलिज़्म दरअसल है क्या? अल्कोहलिज़्म एक मेटाबॉलिक एरर है। ये हमारे मेटाबॉलिज़्म का एक एरर है। इंसान, अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो उसके अंदर अल्कोहल से डील करने का बड़ा अच्छा निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया हुआ है हमें। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली हर इंसान के साथ ऐसा नहीं है। जैसे कि हम लोग इंसान हैं, हम लोग कार्निवोरस लोग हैं, हम लोग घास नहीं खा सकते। अगर आप घास खाने की कोशिश करेंगे भी, आपका इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, वो उसको हज़म नहीं कर पाएगा और आपको प्रॉब्लम्स होंगी। बट हम गोश्त खा लेते हैं। हमारे जॉज़ साइडवेज़ भी चलते हैं और सीधे भी चलते हैं। तो हम हर्ब्स भी खा लेते हैं, हम गोश्त भी खा लेते हैं। बट उसी तरीके से अल्कोहलिज़्म की कुछ बीमारी को समझने के लिए हमें समझना पड़ता है कि होता क्या है जब एक इंसान शराब पीता है। वो एक बड़े मज़े का शेर है, एक फ़िल्म में अमिताभ
पुरानी फिल्म है अमिताभ, उसमें कहता है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। राइट। नशा शराब में नहीं है, नशा हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। हमने बाहर से कोई स्टिमुलेंट उसको देना है। एज़ अ वो बॉटल के अंदर जो होता है मौजूद, श बॉटल के अंदर तो अल्कोहल लिक्विड है ना, तो अल्कोहल करेगी क्या, ये अंदर जाके जो हमारे अंदर गिव्स यू अ डोपामिन किक। है, वो किक डोपामिन है। वो जो हमें ऑलराइट। किक मिलती है वो डोपामिन, हमारा जब डोपामिन रिलीज होता है तो हमें लगता है अब हम टुन हो गए, हमें मजा आ रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, इसके अंदर अपना भी एक ही केमिकल होता है ज्यादा जिसके लिए लोग ड्रिंक करते हैं, वो है एथेनॉल। और कुछ ऐसी शराब है जिसके अंदर मेथनॉल भी होता है, और मेथनॉल बहुत पॉइजनस होता है। इसलिए आपने आजकल ये खास तौर पे वो लोग जो घरों में शराब बनाते हैं, 2 नंबर किस्म की शराब बनाते हैं, वो उसमें मेथनॉल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और देखने में ये है कि जो उसको पीता है या वो अंधा हो जाता है, डेफ हो जाता है, और बड़ी जल्दी फौत भी हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, लोगों को ये चीज़ें पीछे नहीं रखती ये काम करने से। शराब लोग पीते हैं सिर्फ मज़ा हासिल करने के लिए, अपना मूड मैनेज करने के लिए। शराब पीने का अमल कोई अगर मैं इसको कहूँ कि ये डिफेक्ट ऑफ द कैरेक्टर नहीं है, ये बेसिकली कोई ना जो भी शराब पी रहा है ये समझ लें उसके अंदर तकलीफ है। उसके अंदर तकलीफ है और वो तकलीफ को दूर कर रहा है। इसलिए तो आप फ़िल्म्स में भी इसकी डिपिक्शन जो देखती हैं 12 वो ये साल के देखती बच्चे को हैं। क्या तकलीफ होनी है? हाँ, ट्रू। अब 12 साल का बच्चा अभी अल्कोहलिक नहीं बना ना। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि 12 साल एक वो एज है जहाँ से बच्चा वो शुरू होता है। ट्रायल और टेस्ट कर रहा वो है, टेस्ट अभी अभी टेस्टिंग फेज में, अभी वो ट्राई कर रहा है उसके घर में। अगर लेट्स सपोज उसके घर में हर फंक्शन में वो देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पीते हैं, एनवायरनमेंट जो है। एनवायरनमेंट जो है, मेरे भाई पीते हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स पीते हैं, और उस पर लोग बुरा नहीं कहते, तो उनको भी पता लग जाता है कि एक सर्टेन एज के बाद मैं भी पीऊंगा। अच्छा, गोरों में भी आप देखें ये कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब तुम 21 के हो जाओगे, 18 से ऊपर हो जाओगे, देन यू कैन ड्रिंक। बट ये सारे गोरों में नहीं होता, ये भी समझने वाली बात है। लोग ये समझते हैं कि सारे ही गोरे शराब पीते हैं, ऐसा ट्रू नहीं है। वहां पे भी एक क्लास है जो बिल्कुल अल्कोहल नहीं पीती, खासतौर पे जितने भी प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैं। दे डोंट ड्रिंक, दे डोंट स्मोक। वो कोई ऐसा काम नहीं करते, और क्योंकि वो नहीं करते इसलिए वो जाके उस सीट पे बैठते हैं। और उसके अंदर बाकायदा उनके आइन के अंदर भी ये है कि अगर कोई अल्कोहल यूजर है, कोई ड्रग यूजर है, तो वो ये ओहदा नहीं संभाल सकता। यूटा के अंदर अंदर अगर आप चले जाएं तो आप देखें कि वहां पे ड्रग एडिक्शन आपको ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नील नजर आती है। आपको वहां पे कोई एडिक्शन का मरीज बहुत कम नजर आएंगे। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नील होते हैं, लेकिन बहुत कम। वहां पे रुझान बहुत कम है। बट ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप न्यूयॉर्क चले जाएं, अगर आप मियामी चले जाएं, मिशिगन चले जाएं, किसी और स्टेट में चले जाएं, तो वहां पे रुझान बहुत ज्यादा है, बिकॉज स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। वापस आता हूं मैं उस पॉइंट पे, ये कहते हुए कि अल्कोहलिज्म है क्या। एक इंसान जब शराब पीता है तो शराब उसकी बॉडी के अंदर जाती है, और उसकी बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है, कुदरती केमिकल, जिसका नाम होता है डिहाइड्रोजनस। ठीक। डिहाइड्रोजनस क्या करता है, वो अल्कोहल के ऊपर काम करता है, उसके साथ मिक्स करता है और उसको ब्रेक डाउन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, तो एक नॉर्मल बंदा जो अल्कोहलिक नहीं है, जब वो शराब पीता है तो उसकी बॉडी में कुछ इस तरह से मेटाबोलाइज होती है अल्कोहल। अब ऑन द कॉन्ट्ररी, वो बंदा जो अल्कोहलिक है, जब वो शराब पीता है तो उसकी बॉडी में शराब जाती है, डिहाइड्रोजनस उसके ऊपर काम करता है, लेकिन वो उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता। तो एक थर्ड केमिकल बन जाता है जिसका नाम होता है एल्डिहाइड। ये एसिटिल्डिहाइड की एक स्पेसिफिक फॉर्म होती है जो कि क्लोरोफॉर्म टाइप होती है, जो कि आपको सुन्न कर देती है, आपके दिमाग को नम कर देती है। तो उसके अंदर क्योंकि एल्डिहाइड बन जाता है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब वो थोड़ी भी पिएगा तो उसकी बॉडी में एल्डिहाइड बन रहा होगा, जो कि नॉन एल्कोहलिक की बॉडी में नहीं बन रहा होगा। तो इट्स जस्ट लाइक डायबिटीज। समझने वाली बात है कि सारे लोग मीठा खा सकते हैं, बट जब डायबिटीज हो जाए तो वो नहीं मीठा खा सकते। तो अल्कोहल को भी हमें, अल्कोहलिज्म को भी हमें कुछ ऐसे ही समझना पड़ता है। ये हो गया इसका डिजीज कॉन्सेप्ट। दूसरी बात जो मैं आपको आपके तवज्जुल से लोगों को बताना चाहता हूं वो ये है कि अल्कोहल बनती कैसे है। ये बहुत जरूरी है ये जानने के लिए, इसको छोड़ा क्यों जाए। तो चलिए ये बताएं कि आखिर अल्कोहल में इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? देखिए, अल्कोहल का जो मेन इंग्रेडिएंट है, ज़्यादातर तो उसको डिराइव किया जाता है फ्रूट से, वेजिटेबल से और इन चीज़ों से। तो इसलिए लोग कहते हैं ये तो हर्बल भी है जी, ये तो ऑर्गेनिक भी है, बट नहीं, ऐसा सच नहीं है। होता ये है कि एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है राइट। जिसमें यीस्ट भी ऐड की जाती है। अब ये फर्मेंटेशन अंग्रेजी में कहने में और सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, बट ये फर्मेंटेशन असल में है क्या, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज अंगूर हैं या सेब हैं, वो जब पड़े रहते हैं तो ओवर टाइम वो बुस जाते हैं। वो बुस क्यों राइट। जाते हैं? क्योंकि उनमें एक कीड़ा अंदर से पैदा हो जाता है जो उन्हीं को खाना शुरू कर देता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खाना शुरू कर देता है। वो कीड़ा जो है वो न्यूट्रिएंट्स खाता रहता है, ओवर टाइम जब वो फ्रूट बुसता है तो उस कीड़े को डायरिया लग जाता है। और वो इतना सख्त उसको डायरिया लगता है उस कीड़े को, जो उस फ्रूट के अंदर है, जिसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं, इतना डायरिया लगता है कि वो अपने ही डायरिया में डूब के मर जाता है। जब वो डूब के मर जाता है तो हम कहते हैं जी फर्मेंटेशन होगी, ये पड़ी है आपकी अल्कोहल।
अब उसको सिर्फ आपने प्योरीफाई करना है और आपने उसको पीना है। तो ये वो चीज़ है जो अपने खालिक को भी नहीं छोड़ती, अपने बनाने वाले को भी नहीं छोड़ती, तो आपको मुझे क्या छोड़ेगी। दूसरी चीज़ आ जाती है जिसमें लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी मैं तो कैजुअल ड्रिंकर हूँ, मैं तो कैजुअल कभी कभी पीता हूँ। तो याद रखिए, कोई कैजुअल मर्डरर नहीं होता, कोई कैजुअल A बीमार murderer is नहीं a होता। murderer अ मर्डरर इज अ and a मर्डरर, drinker is a a drinker. drinker is a drinker. जी, You're on the route of towards it. towards disaster. समझ Right. लें, तो आज नहीं तो कल you will reach there. So that is one point to be very sure of. लेकिन ज्यादातर क्योंकि वो फौरन हमारे फौरी फ्यूचर में नहीं होता, वो कहीं 10-15 साल बाद जाके होना होता है, तो इसलिए हम उसको रजिस्टर नहीं Gradually. कर पा रहे होते। तो जो एल्कोहलिज्म का इशू है, इसमें एक मुझे शेर याद आता है, वो कहते हैं ना कि कुछ शहर दे लोग भी जालन सन, कुछ सन बरंदा शौक भी सी। कुछ इन्वायरमेंट हमारी कुछ इस तरह से है कि हमें मैसर बड़ी जल्दी हो जाती है। किसी भी होटल की पार्किंग में चले जाएं, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, आपको किसी ना किसी स्टूडेंट से मिल जाएगी। इसमें कोई बात ढकी छुपी नहीं है और इन चीज़ों पर असल काम होने वाला है। दूसरी बात, हम जब इसकी अवेयरनेस की बात करते हैं तो ज़्यादातर मेरे पास, क्योंकि मेरा अपना ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर है, मेरे पास लोग आते हैं और मुझे कहते हैं जी ये नशा नहीं करता, ये तो शराब पीता है। तो आप इसको प्लीज नशइयों से दूर रखें। इसका इलाज जब आप करते हैं तो प्लीज इसको ड्रग एडिक्ट्स के साथ ना डालें। तो मैं इनको ये बताता हूं कि कोई भी इस दुनिया में सिंगुलर ड्रग यूजर नहीं होता। अगर कोई शराब पीता है तो वो उसके साथ कोकेन भी 80% चांसेस है जरूर यूज करेगा। क्योंकि कोकेन लोग क्यों यूज करते हैं? अपने आप को बैलेंस करने के लिए। शराब पिया, बहुत ज्यादा टुन हो गए, बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेशन हो गई, थोड़ी सी कोकेन ली, कोकेन आपको जरा और चौकस कर देती है, तो आपकी होश लेके आती है, तो ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चल रहा होता है। उसके साथ सिगरेट एक बाय प्रोडक्ट है, ये आ ही जाता है। जब आप अल्कोहल लेते हैं तो लोगों की जबान सुन होती है, जब जबान सुन होती है तो उसको सूद करने के लिए वो स्मोक करते हैं। तो ये मत समझें ये सिर्फ शराब पी रहे हैं, वो 3-4 चीजें उसके साथ और हो रही होती हैं। बट हैविंग सेड दैट, फैमिली जब हमारे पास आती है तो फैमिली इसको बीमारी नहीं समझती। वो कहती है कैरेक्टर डिफेक्ट है, खुद ही ठीक हो जाएगा, इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा, इसके बच्चे होंगे ठीक हो जाएगा। वो ठीक नहीं होगा, वो मजीद बीमार होगा। जब ऑल इन वेन हो जाता है, फैमिली तकलीफ में आ जाती है, हार जाती है, कहती है अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं? वो लान तान शुरू कर देते हैं, वो गाली गलौज शुरू कर देते हैं, मार धाड़ शुरू कर देते हैं, घर से निकालने की धमकियां शुरू कर देते हैं। बीवियां उनको कहते, अगर बीवी है उसकी तो कहेगी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं बच्चे ले जाऊंगी। बाप उसको कहेगा मैं तुम्हें आग कर दूंगा। और ये सारी बातें चल रही होती है मतलब जिसको ये हम सब कुछ जो होते हैं कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक ड्रिंकर के बाय द एंड ऑफ द डे। देखें। ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज, यू राइट, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बट Excuse me. फैमिली के, क्योंकि फैमिली एंड में जब थक हार जाती है तो फिर वो या तो साइलेंस पे रिजॉर्ट करेगी या वायलेंस पे करेगी। ऐसे ही है ना जी, वो तंग आमद तो बजांगा या आमद वाला इवन अगर हिसाब आपकी होता है। फैमिली नहीं है, इट कुड बी एनीबॉडी ना, बिकॉज इट्स नॉट अ गुड थिंग बाय द एंड ऑफ द डे। हाँ, उसके बारे में ये कहा जाता है कि इफ यू लीव एन एडिक्ट अलोन, इफ यू लीव एन अल्कोहलिक अलोन, ही विल डाई मिजरेबली। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप एक अल्कोहलिक को आप देख रहे हैं कि वो शराब के नशे में धुत रहता है और उसके बगैर वो फंक्शन नहीं कर पाता और वो अल्कोहलिक हो चुका हुआ है, तो उसकी मौत बरहक है और बड़ी बुरी मौत है। या रिहैब जाएगा। हाँ, अगर रिहैब जाएगा तो बहुत चांसेस है कि वो बच जाए। अब अल्कोहलिज्म में होता क्या है? ये एक बड़ी बैफलिंग और कनिंग डिजीज है, वेरी बैफलिंग एंड कनिंग डिजीज। ये आपकी इनहिबिशंस खत्म करती है। सबसे पहले जो अंदर शर्म हया का आंसर होता है वो खत्म करती है। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि जी मैं तो कॉन्फिडेंट फील करता हूँ पी के। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो बेसिकली इनहिबिशन को खत्म करना है। आपके राज और आपके पर्दे जो हैं वो। वो आप खुद ही खोलना शुरू कर हाँ। देते हैं। ये सेकंड पॉइंट है। जब इनहिबिशन खत्म हो जाती है, आपको डर किसी का नहीं रहता। जब हम्म। आपको डर नहीं रहता तो फिर आप वो भी बोल देते हैं जो कि आप होश में नहीं बोलते। दूसरी चीज, अब अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर पता कैसे चले कि ये अल्कोहलिक और ये अल्कोहलिक नहीं है? तो मैं उनको कहता हूँ रवैयों से, बिहेवियर से। आपने ये देखना है कि अगर तो कोई बंदा अल्कोहल का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में फुली फंक्शनल और पहले से बेहतर हो गया है, मिसाल के तौर पे अगर तो वो पायलट और पहले से अच्छा जहाज चला रहा है, अगर वो सर्जन है तो पहले से अच्छा ऑपरेशन कर रहा है, अगर तो वो होस्ट है तो पहले से अच्छी होस्टिंग कर रहा है, मतलब अगर वो परफॉर्मेंस इनहेंस हो गई है और वो बहुत प्रोडक्टिव हो गया, बड़ा फंक्शनल हो गया, तो हम कहते हैं चलें ही इज नॉट एन एडिक्ट, विच इज नॉट ट्रू इन 90% ऑफ द केसेस। इट्स नॉट ट्रू। अच्छा, अब जो दूसरा बंदा है जो पी के डिसफंक्शनल हो गया, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने एक बोतल पी है, आधी बोतल पी है या एक पैक पी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। दो जो मिकदार है अल्कोहल की, ये एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है। ये बताता है कि जी ये अल्कोहलिज्म की तरफ जा रहा है, बट इट इज नॉट द मेन फैक्टर। और वो कहते हैं ना, द मेन थिंग इज टू कीप द मेन थिंग द मेन थिंग। और मेन थिंग क्या है कि ये मेटाबॉलिक एरर है, यानी ये जेनेटिक से इसका ताल्लुक होता है, जेनेटिक कोड का। अच्छा, अब लोग अक्सर ये पूछेंगे कि मेरे ना तो वालिद साहब शराब क्या पीते हैं, मतलब? वो लोग तो यही पूछेंगे कि जी जब जीन्स की आप बात करें तो मेरे तो वालिद साहब शराब भी नहीं पीते, मेरे तो दादा भी शराब नहीं पीते, तो हो सकता है उनके परदादा पीते हों।
या हो सकता है उनके दादा के परदादा पीते हो, बिकॉज आई तो ये बहुत पुरानी चीज है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई अल्कोहल अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है, तो जेनेटिकल कोड भी हो सकता है। अच्छा, अब ये आपने बड़ा ये इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा कहा है। है। नहीं नहीं नहीं, ये सवाल आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक्चुअली इस पॉइंट पे आ रहा था और आपने बड़ा अच्छा इंटेलिजेंटली इसको पहले पूछ लिया। अब ये जो बात मैंने आपसे की है, इसका मतलब ये है, जेनेटिक कोड का मतलब ये नहीं होता कि लेट्स सपोज अगर मेरे फादर ड्रिंकर थे या हुँ, ड्रिंकर हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, तो मैं भी जरूर पीऊंगा, इसका ये मतलब नहीं। हुँ। लेकिन जेनेटिक कोड का ये मतलब है कि अगर मेरे फादर ड्रिंकर हैं और वो अल्कोहलिक हैं, तो अगर मैं शराब पीऊंगा तो मैं 110% अल्कोहलिक होऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जीन्स में है ना। अब जीन्स को तो मैं जेनेटिक कोड को तो मैं नहीं तोड़ सकता। पीने का जो अमल है उसका ताल्लुक जीन से नहीं है। अगर आप पिएंगे तो जो आपको रिजल्ट आएगा उसका ताल्लुक जीन से है। ये मैं पूछना चाह रही थी। जैसे हम कहते हैं ना कि मोटापा फैमिली में होता है, लेकिन अगर आप एक बच्ची या एक बच्चे को, जिनको सबको पता है कि पूरे फैमिली मेंबर्स हम मोटे हैं, ओबेसिटी हमारी फैमिली में है, ओबेसिटी, यस। अगर आप शुरू में ही उसकी डाइट को कंट्रोल कर देते हैं, उसके न्यूट्रिशनल लेवल को बैलेंस कर लेते हैं और उसको एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लेके चलते हैं, वो ओबीस नहीं होगी या नहीं होगा। यानी कि अगर कोई चलें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्कोहल नहीं है, कोई और अगर चीज़ है जो कि आपकी फैमिली में चलती आ रही है चेन पर चेन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, और वो आपने अडॉप्ट की है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो जीन्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल किसी के ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करने से शुगर हो जाती है, तो वो किसी थर्ड जनरेशन को भी हो सकती है, तो वो आपकी जीन्स में आ गई। तो आप कह रहे हैं कि अगर कोई अल्कोहल पीना शुरू करते हैं और अगर उसके दादा का लिवर फेल हो गया था, तो हो सकता है कि अगर वो इस पॉइंट तक पहुंचे तो थर्ड जनरेशन में भी किसी का लिवर फेल हो सकता है। दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से, दैट इज राइट? वेरी ट्रू, पार्शली ट्रू। लेकिन आई वांट टू ऐड वन थिंग जी इन जी, इट। प्लीज प्लीज। आपने आदतों की भी बात की ना साथ, कि ये एक आदत भी तो है ना। अब कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दें, अल्कोहलिक होना या अल्कोहल पीना तो एक आदत है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आदतें और क्वालिटीज में आएगा ना आपका। तो ये भी चेन पर चेन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन अडॉप्ट होती है कि उसके बाबा की ये आदत थी तो उसमें भी अब ये आदतें हैं। इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, जीन्स सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा क्या डिटरमिन करती है। जीन्स आपके उठने से लेके, बैठने से लेके, लेटने तक, सोने तक, बात करने तक, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ डिटरमिन करती है। जैसे आपकी वालदा की थी वैसे ही आपकी होगी, ऑब्वियसली उससे आप हट नहीं सकती चाह के भी। अच्छा, इसी तरह इसका ताल्लुक होता है। आपने दो बातें की जिनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो याद रखिए कि कभी भी मीठा खाने से शुगर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सपोजिटली मैंने आपको बताया ना, जी, चलिए शुगर नहीं होगी, कोई भी चीज़ होगी, बीमारी लग जाती है ना। मैं उसी तो वो मैं हाँ उसी पे आ जी। रहा हूँ क्योंकि देखिए ना, हम इसी प्रोग्राम की वजह से हम लोगों की कुछ मिथ्स भी बस्ट करते हम्म, हैं और अक्सर हम ये देखने में आया, लोग ये कहते हैं, मेरे पास भी आगे कहते हैं बड़े पढ़े लिखे लोग कि जी शुगर खाने से, मीठा खाने से शुगर होती है। फिर मैं उनको कहता हूँ कि शुगर और शुगर में बड़ा फर्क है। दूसरी ये चीज है कि ये आदत नहीं है। शराब पीना एक आदत नहीं है, ये इल्लत है जिसको हम अक्सर बैड हैबिट कहते हैं। देखिए, आदत वो चीज होती है जिसको आप बार बार करें और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। इल्लत हर वो चीज है, चाहे वो थोड़ी करें चाहे वो ज्यादा करें, जो बार बार करें और नेगेटिव रिजल्ट्स आए। अब जैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि अगर तो एक बंदा, जैसे आपने जिसकी बात की, वो हम कहते हैं डिफॉल्ट फ्यूचर। अभी आपने पूरा डिफॉल्ट फ्यूचर मेरे सामने रख दिया ना कि एक बंदे की अगर ये आदतें हैं, उसके वाले साहब की ये हैं, तो ऑब्वियसली बेटे की भी यही होंगी। अब पीने का जो आंसर है, लेट्स सपोज अगर वो अपने फादर को देख रहा है कि मेरे फादर ड्रिंक करते हैं तो वो भी ड्रिंक करेगा, ये एक बहुत बड़ा कॉज होता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है ना, आपने यही सुना होगा कि राइट, फिरौन नॉट के घर नॉट, मूसा। यस। सो जरूरी नहीं है। तो होता ये है कि जब हम सीखते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग, जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं, शुरू हम इसी तरह करते हैं कि मैं थोड़ी सी पीऊंगा फिर उसके बाद नहीं पीऊंगा, जस्ट वन टाइम पीऊंगा फिर उसके बाद कभी नहीं पीऊंगा। फिर आप एक दफा पीते हैं और जब आपको थोड़ा सा मजा आता है ना, ये वो पॉइंट है जहां पे वो अब आपको लत लग गई है। अब वो लत कब इल्लत में बदलेगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इंसान की एक बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़े पे कभी कॉम्प्रोमाइज हम लोग नहीं कर सकते, मीडियोक्रेसी में हम नहीं रह सकते। या हम बहुत ऊपर जाना चाहते हैं या हम प्रेफर करना चाहते हैं कि हमारे पास कुछ भी ना हो, मीडियोक्रेसी में कोई नहीं रहना चाहता। उसी तरीके से इंसान की भी ये प्रॉब्लम है, ही इज ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर। हमारा दिमाग इस तरह से कुछ अल्लाह ताला ने डिजाइन किया है क्योंकि ये जाके सीधा हिट करता है अमिगडिलियन ब्रेन को, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, अमेगडिला। अमेगडिला ही हमारी सारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स की जड़ है। हमारा अमेगडला जो है वो ऑपरेट होता है न्यूरोट्रांसमीटर से, उसमें सोच विचार का कोई ताल्लुक नहीं है। चीज खाई, मजा आया, स्मेल अच्छी आई, लाइक कर लिया, फर्क नहीं पड़ता कि इसका क्या नुकसान है। अब जो लोग पेट्रोल सूंघते हैं, मेरे पास कई ऐसे बच्चे आते हैं जो पेट्रोल सूंघते हैं, जो स्मथ बॉन्ड सूंघते हैं, सूंघते सूंघते मर जाते हैं। तो उनसे मैं पूछता हूं तुम्हें मजा क्या आता है, वो कहते हैं हम आपको नहीं बता सकते। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंसान मजे के लिए अपनी ही जान ले लेता है, और यही बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हैबिट और इल्लत के अंदर।
अब जब एडिक्शन की हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो मैं लोगों को ये भी कहता हूँ कि मेरे पास अगर कोई एडिक्शन ट्रीटमेंट में आया और वो 3 महीने अपना इंडोर इलाज करके अब चला गया और 3 साल से रिकवरी में, 3 साल से उसने शराब नहीं पी, अब वो मुझे आके कई दफा पेशेंट्स कहते हैं सर अब मुझे 3 साल 4 साल हो गए, अब मैं एक पैक तो पी सकता हूँ ना। तो मैं इनको कहता हूँ कि अब अगर आप एक पैक पिएंगे ना, तो आपकी बीमारी डबल स्पीड से वापस आएगी, क्योंकि समझने वाली ये बात है कि ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी में एज के साथ साथ खराब होता रहता है, हम चाहे शराब पिएं या ना पिएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारी स्किन ने बूढ़ा हो जाना ही है, चाहे हम इसको जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करें या ना करें, हमारी हड्डियों ने वीक हो ही जाना है। तो ये एक नेचुरल डिटीरियोरेशन प्रोसेस चल रहा होता है। उसी तरीके से ये जो मेटाबॉलिक एरर है, ये जो हमारे अंदर निज़ाम है जो अल्कोहल से डील करता है, जो कि 15% लोगों में नहीं डील करता और वो अल्कोहलिक्स बन जाते हैं, तो वो जब ये कहते हैं कि जी व्हाई मी? वो मेरा भाई पी रहा है, मेरा दोस्त पी रहा है, उसको तो 20 साल से कुछ नहीं हुआ, तो मुझे क्या हो गया? तो मैं उनको कहता हूँ कि फिर यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि एक है माइक्रो अल्कोहलिज़्म और एक है मैक्रो अल्कोहलिज़्म। अब ये भी समझने वाली बात है कि मैक्रो अल्कोहलिज्म क्या है और माइक्रो अल्कोहलिज्म क्या है। माइक्रो अल्कोहलिज्म वो है जहां पे अल्कोहलिज्म तो है, फंक्शनैलिटी उसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वहां पे आपकी जिंदगी में जो असर है, जो आपकी जिंदगी की खराबियां है ना, वो अभी 100 पे नहीं गई हुई। लेट्स सपोज वो 30 40 50 के ऊपर है। आप किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, अगर जॉब पे हैं तो किसी तरीके से आप अभी जॉब मैनेज कर रहे हैं, अभी आपकी डिटेरियोरेशन नहीं आई, रिलेशनशिप आपके अभी सारे नहीं खराब हुए, लेकिन चलो आप थोड़ा बहुत उसको मैनेज कर रहे हैं, तो ये माइक्रो अल्कोहलिज्म है। मैक्रो वो है जहां पे टोटल शन हो जाता है सारा कुछ, रिलेशनशिप मेस्ड अप, एजुकेशन दूर रह जाती है, बीवी घर छोड़ के चली जाती है, माँ बाप से ताल्लुक कोई नहीं रहता, जिंदगी में सिर्फ एक मकसद रह जाता है, उठो शराब अरेंज करो पियो सो जाओ, उठो शराब अरेंज करो पियो सो जाओ। ये ऐसी चीज है। और मैं आजकल फैमिलीज में ये देखता हूं जो कि बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बहुत खतर, मेरी क्लोज फैमिलीज में भी ये, इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। जब मैं उनको बात करता हूं तो वो आगे से मुझे हंस के दिखा देते हैं कि और वो कर भी कह सकते हैं। और वो ट्रेंड ये है कि लोग अपने बच्चों को अब साथ बिठा के पिलाना शुरू हो गए। तो मेरे ठीक। एक बड़े क्लोज जानने वाले थे, आप यही समझ लें कि मेरे बहुत क्लोज। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपने जो अपने बेटे को उसकी 19वीं 21वीं सालगिरह थी या 22वीं सालगिरह थी, तो उसको कहते हैं कि चलो तुम डैडी के साथ पियो जो तुमने पीना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये उसको हलाशेरी दे रहे हैं कि वो करे, इस मतलब इसमें कोई खराबी नहीं है। कहते नहीं यार, मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे साथ पी ले कि बाहर जाके ज्यादा ना पिए। मैंने कहा याद रखें, जितने लोग इस दुनिया में डाइट करते हैं ना, वो डाइटिंग भी करते हैं, बाहर जाके खाना भी खाते हैं। तो ये आपके साथ भी पिएगा और बाहर जाके और भी पिएगा। आपके साथ कंट्रोल लेवल में पिएगा, बाहर जाके अनकंट्रोलेबली पिएगा, और आपने अपने हाथ से खुद गुड़ती दे दी अपने बच्चे को। सो लॉट ऑफ द टाइम्स जितने जो पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं ज्यादा, उनके लिए ये कोई बहुत ज्यादा टैबू नहीं होता, उनको ये प्रॉब्लम भी नहीं लगता। हम्म। तो वो अक्सर मेरे पास आके कहेंगे इसकी ड्रिंकिंग कम करवा दें जी, छुड़वाने की जरूरत तो नहीं है। बल्कि एक तो मेरे पास मदर आई और उन्होंने मुझे आगे कहा कि मेरा बेटा हेरोइन पीता है, तो कभी-कभी शराब भी पी लेता है। बेसिकली वो शराब पीता था और बाद पे हेरोइन पे लगा। तो कहती हैं इसकी बस हेरोइन छुड़वा दें, हल्की-फुल्की मौसीकी चलती रहने दें। तो मैंने कहा जी मौसीकी से आपका क्या मुराद है? कहती है जो शराब-वराब पीता है वो पीते पीते रहने दो, बाकी तुम इसकी हेरोइन छुड़वा दो। मैं कहा नहीं सॉरी, ऐसा मैं नहीं कर सकता, या तो ये सारा कुछ छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। सो लोगों को लगता ही नहीं है कि ये बीमारी है। तो सबसे पहले ये, और जो लोग इसके साइकोसिस में होते हैं, जिन लोगों को ब्लैकआउट्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा जेरी लुइस का। ये एक बहुत मशहूर कॉमेडियन थे और ये अल्कोहलिक थे। तो अब हुआ इनके साथ ये कि इन्होंने तकरीबन कोई 11 साल फ़िल्मों में काम किया और 11वें 12वें साल इन्होंने काम नहीं किया। तो क्योंकि ये अल्कोहलिक थे, तो एक दिन इनके घर लोग गए, उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स गए और उन्होंने जाके कहा कि आपकी लास्ट फ़िल्म तो बड़ी हिट हुई थी, तो ये नई फ़िल्म साइन कर दें, हम आपके साथ करना चाह रहे हैं। तो कहते हैं आप कौन हैं? मैंने कहा कि हम प्रोड्यूसर हैं जिनके साथ आपने पुरानी फ़िल्म की थी। उन्होंने कहा जी मैं तो आपको नहीं जानता। उन्होंने कहा जी आप जेरी लुइस हैं? कहा मैं जेरी लुइस भी नहीं हूँ। उन्होंने अपना दूसरा नाम कोई बताया। तो वो 9 साल वो बंदा, आप सोचें कि डिल्यूजन में रहा है। 9 साल वो अपनी होश में नहीं था। 9वें 10वें साल वो जब, सॉरी 11वें साल वो जब अपने होश में आया, तो उन्होंने आज के बाद कभी फ़िल्म भी नहीं की और उसके बाद कभी काम भी नहीं किया। तो जिन लोगों को ये अफ़ेक्ट करता है ना, उन लोगों को बहुत बुरे तरीके से करता है। और इसलिए आप देखते हैं कि जिस घर में शराब होती है उस घर में हाथापाई बहुत होती है, बच्चों को मारे पड़ती हैं, बीवियों को मारे पड़ती हैं, रिश्ते तो फिर दूर की बात रह बीवियों जाते की हैं। बात आप बार-बार करते हैं। आपने कहा कि बीवियाँ घर छोड़ के चली जाती हैं, तो यानी कि आप सिर्फ़ एक ही जेंडर को टैग कर रहे हैं ना यहाँ पर कि सिर्फ़ मर्द पीते हैं। हो सकता है कि किसी की बीवी भी पीती हो और बीवी ना घर छोड़ के जाए, बल्कि खावंद घर छोड़ के चला जाए क्योंकि मेरी बीवी पीती है।
इट कुड बी एनीबॉडी ना, जैसे कोई स्मोक करता है तो लंग्स तो लड़के के भी खराब हो सकते हैं, लड़की के भी। तो ऐसा क्यों है कि आप बार-बार इसी को टैग कर रहे हैं? औरतें भी तो हो सकती है जो पी रही हो। देखिए, पहली बात तो ये जेंडर है कि बेस्ड तो नहीं है शराब। नहीं, नहीं, बिल्कुल जेंडर बेस्ड नहीं है, बट ऑन अ लाइटर नोट हम हर चीज़ में मर्द को क्योंकि आगे रखते हैं, तो इसलिए कुछ है, आपकी बट शुरू से मैं हैविंग यही सेड सुन रही दैट हूँ, बीवी जा रही है घर छोड़कर, बार-बार आपको बीवी पता जा है रही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो ज़्यादा केसेस आते हैं इट ना, कुड बी एनी अदर वुमन एज़ इट वेल कुड बी ना। ऑफ कोर्स, लेकिन हम देखने तो में जनरल ज़्यादा बात ये कर आया रहे है हैं। देखने में ज़्यादा ये आया है कि अल्कोहल इज़ नॉट अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वुमेन। देखिए, इनमें कुछ केमिकल्स का भी तो होता है ना, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं पीती हैं। इंटरनेशनली जनरली देखें, इंटरनेशनल भी अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान या एशियन अल्कोहलिक्स कल्चर में को अगर ना आप देखें। जाएँगे ना, अल्कोहलिक्स में आप जाएँगे तो अल्कोहलिक्स में आपको बंदे ही ज़्यादा मिलेंगे, तकरीबन 70% आपको लोग ज़्यादा मिलेंगे, बंदे मिलेंगे। फीमेल्स आपको बहुत कम है अल्कोहलिक्स। फीमेल्स का ज़्यादा ताल्लुक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की तरफ होता है। लेकिन है, हाँ, है, आई एम नॉट वी ट्राइंग टू कांट डिनाई डिनाई द दैट। फैक्ट। लेट्स सपोज़ जनरल बात हो रही है, चलें अगर आप नो कहती हैं ऑफेंस। कि नो, नो, नॉट एट ऑल। मैं तो अगर वैसी आप बात कहती कर रही हूँ, हैं नहीं, मैं तो वैसी इसको जनरली ले रही हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि हम टैग नहीं कर रहे, इट्स नॉट जेंडर बेस्ड इवन, इट कुड बी एनीबॉडी ना ऑन ईदर साइड। इट कुड बी ऑन ईदर साइड, या बट हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो पिल्स की एडिक्शन है, उनका अगर आप मर्दों के अंदर देखें तो रुझान बहुत कम है। लोग नहीं आते, बट हम जनरली उसकी ज़्यादा बात करें। बट हैविंग सेड दैट, लेट्स सपोज़ हम नहीं, कहते हैं कि अगर कोई औरत भी अल्कोहल पीती है, तो उसको सिमिलर प्रॉब्लम्स एज़ बंदा नहीं होंगी बिकॉज़ ऑफ द टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन डिफरेंस। उनकी जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं अल्कोहल पीने के, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट, वो डिप्रेसिव स्टेट में ज़्यादा चले जाते हैं। उसके अंदर मार-धाड़ और मेनिया बहुत कम होते हैं। बट बंदों के अंदर क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा होता है, तो जब आदमी शराब पीता है तो एथेनॉल टेस्टोस्टेरोन के साथ मिलती है, तो वो बॉडी के अंदर बॉयल्स पैदा करती है। और ऑब्वियसली फिर आपका जितना भी बिहेवियर होता है वो इनलार्ज्ड होके, वो एक किस्म का आप ये समझिए मैग्नीफाई होके आपके सामने आता है। और इसलिए हम बच्चे जो अल्कोहलिक फैमिलीज के बच्चे होते हैं, उनको हम कहते हैं एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स। यानी कि लेट्स सपोज अगर वो 12, 13, 14, 15 साल के भी हैं, तो हम कहते हैं कि ये मेंटली 30 साल के हो चुके हैं, क्योंकि वो एक सर्टेन एज से देखते हुए आ रहे होते हैं। और इन चीज़ों को जो हमें, जैसे मुझे याद पड़ता है पहली दफ़ा जब मैंने अपनी ज़िंदगी में शराब देखी थी ना, आई वाज़ प्रोबेबली 17, 18 इयर्स ओल्ड। उससे पहले मैं सिर्फ़ फ़िल्मों में ही देखी थी। और जब मैंने पहली दफ़ा ड्रग देखी थी अपनी ज़िंदगी में, कोई भी ड्रग, तो आई वाज़ 20 प्लस, 22, 23 प्लस। तो ये बड़ी लेट नॉलेज मिली थी हमें उस टाइम। आजकल के आप 10 साल के बच्चे से, 12 साल के बच्चे से पूछेंगे ना, द यंगेस्ट child that I've dealt with, the female child that I've dealt with was 12 years old, 13 years old. She just turned 13. तो यहाँ तक आप सोच लें कि प्रॉब्लम इंट्रेंच हो चुकी हुई है हमारे सोसाइटी में। लोगों को ये बताना कि अल्कोहलिज्म का इलाज भी है, और इसका इलाज बेसिकली डूइंग द ऑपोजिट है। लोगों को ये मानना, आप अगर किसी डॉक्टर के पास भी आप चले जाएँ, कोई अल्कोहलिक पेशेंट चला जाए, तो डॉक्टर कहेगा नहीं, आपने इसको एकदम नहीं छोड़ना, आपने इसको टेपर डाउन करके छोड़ना है। और वो क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे लोगों को इलाज करना आता ही नहीं है। हमारे यहाँ पे हम अक्सर बात करते हैं कि जी एडिक्शन की बात करें, अल्कोहलिज्म की बात करें, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। मैं कहता हूँ जी डॉक्टर्स को ट्रेन करें। आपके पास ऑलरेडी इतनी खूबसूरत, इतनी बड़ी और इतनी अच्छी रिसोर्स है। पाकिस्तान हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन द वर्ल्ड। हर अमेरिका में, इंग्लैंड में, कनाडा में जो बेस्ट डॉक्टर होता है ना, जो किसी टॉप नॉच सीट पे बैठा होता है, वो पाकिस्तानी होता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत कमाल के डॉक्टर्स हैं। इन डॉक्टर्स को सिर्फ 10-10 दिन की ट्रेनिंग दे के आप ये बता सकते हैं कि ड्रग एडिक्शन ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है। बट यहाँ पे अगर आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास चले जाएँ, वो नहीं करते। दैट्स वन ऑफ द बेसिक रीजंस व्हाई ये इतना महँगा ट्रीटमेंट है, बिकॉज़ सर्टेन ग्रुप इसको कर रहे हैं। और जो लोग इसको प्रॉपर तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर रहे हैं, उनका भी जो सक्सेस रेट है ना, वो 37% पे जाता है। ठीक है, इसमें कोई झूठ नहीं है। लोग बड़ा-बड़ा क्लेम करेंगे जी हमारा 60% है, 70% है, बट नो। फर्स्ट टाइम जो रिकवरी रेट है वो 37% होता है, सेकंड टाइम 50 भी हो सकता है, थर्ड टाइम पे जाके, और 2 से 3 रिलैप्सेस, इसको भी याद रखें ड्रग आर एडिक्शन ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। में। नॉट रिक्वायर्ड, बट दे आर पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान। अगर हो जाए तो परेशानी नहीं लेनी, लेकिन बहुत चांसेस है कि नहीं होंगे। सो इन दोनों आंसरों को साथ लेते हुए और चलते हुए ये देखना है कि अगर तो मेरी लाइफ, मैं अल्कोहल यूज़र हूँ और मेरी लाइफ डिसफंक्शनल हो गई है, रिलेशनशिप खराब हो गए हैं, फाइनेंशियल मैटर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, दिमाग की अब समझ नहीं आती, कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेता हूँ, तो ये अल्कोहलिज्म है। और अगर आप इसको मैनेज कर रहे हैं किसी तरीके से अभी तक, कोई बाय हुक और बाय क्रोक, तो ये अल्कोहलिज्म नहीं है, बट यू आर ऑन द रोड ऑफ बिकमिंग एन अल्कोहलिक। आई ठीक है। आई वांटेड टू आस्क वन थिंग, आपने इन द मिडल कन्वर्सेशन में ये बात की कि अगर तो कोई अल्कोहलिक है लेकिन वो बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है, अपने काम कर रहा है, एंड ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एनीबॉडी, एंड ऑन द अदर तो फिर वो नहीं है उस तरह से रेगुलर, आपने ये कहा। माइक्रो, मैंने या आपको माइक्रो और मैक्रो फिर बोला था। आपने उसके बरक्स कहा कि अगर कोई डिसफंक्शनल हो जाता है तो वो अल्कोहलिक है। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अल्कोहल पी के तो हम बहुत स्टेडफास्ट, बैक टू वर्क, एक्टिव, 95% बेहतर हो गए या बेहतरीन हो गए।
तो फिर आप उसको कंसीडर नहीं करते बिल्कुल अल्कोहलिक? करते। देखिए मैंने आपको पहली बात वो तो बताई थी, उसको साइकोलॉजिकली लग रहा है ना, अंदर से उसको उसको लग रहा है ये ना, नहीं पता कि वो लेकिन ये अल्कोहलिक हो माइक्रो चुका है। अल्कोहलिज्म है। ये समझने वाली ज़रूरत है, अल्कोहलिज्म है, लेकिन चोरी अगर मैं आपका ₹100 चोरी कर लेता हूँ या मैं आपका करोड़ रुपया चोरी कर लेता हूँ, एक्ट तो वही है, ठीक है? एक्ट तो वही है, नुकसान बड़ा है। सो माइक्रो अल्कोहलिज्म में क्या होता है? माइक्रो एक स्टेज है, ये समझिए स्टेज 1 या स्टेज 2 है, व्हिच इज़ लीडिंग टू स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो जो अभी माइक्रो अल्कोहलिक है, वो कुछ अरसे बाद मैक्रो बन जाएगा, ठीक है उन ना? उस वहाँ पे लेकिन नहीं उसको नहीं रहेगा। पता ना उस शख्सियत को किसी भी साइकोलॉजिकली। इंसान को ये नहीं पता होता कि मैं एडिक्ट बन चुका हूँ। ये डिनायल एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। पूरी दुनिया समझती है शायद ये हुँ, रिवर किसी रिवर का नाम है इजिप्ट में, बट ऐसा नहीं है। डिनायल एक चीज़ है जिसमें हम हर वक़्त मुब्तला होते हैं। अब कई दफ़ा मैं आपको बताऊँ, स्टेट ऑफ डिनायल। स्टेट ऑफ डिनायल हमें रोज़ाना अपना डिनायल तोड़ना पड़ता है अबाउट डिफरेंट थिंग्स ट्रू, एवरी सिंगल डे। ऐसा नहीं होता कि आज डिनायल टूट गया तो ये वापस कभी नहीं आएगा, नो। मतलब यू हैव टू बी इन रियलिटी ऑल द इन टाइम रियलिटी लेकिन देखिए ना डिफेंस एंड दैट्स टू मैकेनिज़्म है। डिफिकल्ट। डिफेंस मैकेनिज्म है, अल्लाह ताला ने आप में डिनायल इसलिए डाला है कि अगर आप किसी को एकदम कोई बहुत बड़ी खबर देते हैं, अल्लाह माफ़ करे कि तुम्हारा फलाना, फलाना, फलाना जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, तो पहली चीज़ वो क्या कहेगा? नहीं, ही गोज़ इंटू डिनायल। डिनायल इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म। अगर वो फ़ौरन से रजिस्टर करके इसको मान लेगा, उसका दिल फट जाएगा, यू नो? तो दिल इतना नहीं ले सकता। अल्लाह ताला ने डिनायल डाला तो हमारे बचाव के लिए, लेकिन हमने उसको स्केपगोट बना लिया। हर चीज़ में डिनायल में चले जाते हैं। मतलब ये इसको हम कहते हैं द पिजन्स फिलॉसफी कि आंखें बंद करने से बिल्ली का आना ना आने से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्ली ने तो झपटा मारना है। सो आपने अपने आप को बचाना है। लाइकवाइज ये लोग कहते हैं कि जी मैं पी के बड़ा एक्टिव हो जाता हूँ, बड़ा फंक्शनल हो जाता हूँ, मे बी शायद वो शुरू में सही भी कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि शुरू में ऐसे ही होता है। शराब है क्या? इट्स ऑल कैलोरीज, इट्स ऑल एनर्जी। आप देखें कि कई जगह पे तो बेसिकली तो ये मेडिसिन है ना। अगर सियाचिन में जो हमारे फौजी हैं, जब उनको बर्फों के अंदर, तोदों के अंदर फँसाया जाता है, धँसाया जाता है, दुश्मन को पकड़ने के लिए, दुश्मन पे वार करने के लिए, तो उनको थोड़ी-थोड़ी अल्कोहल दी जाती है, जिसको मेडिसिनल अल्कोहल कहते हैं, जिसको आप दैट्स ब्रांडी भी कह मेडिसिनल, सकते हैं, यस। राइट? वो जो मेडिसिनल अल्कोहल उनको दी जाती है, उससे होता क्या है? उससे उनका बॉडी का टेम्परेचर रेज़ हो जाता है, तो उनको फ्रॉस्ट बाइट नहीं होती, हाइपोथर्मिया नहीं होता, उनको कोई ठंड वाली बीमारियाँ नहीं होती। तो ये बेसिकली वो एनर्जी है। तो आप देखें कि जो लोग अल्कोहलिक्स होंगे, जो शराबी होंगे, उनकी ज़िंदगी में खाना-पीना भी कोई इतने वो शौकीन नहीं होंगे। और जब भी खाएँगे तो उनकी कोशिश होगी कुछ फ्राइड फूड खाएँ। क्योंकि क्रेविंग्स इसके बाद फ्राइड फूड की होती हैं, कोई नट्स की होती है, कोई ऐसी चीज़ों की होती है, ताकि मुँह आपका सॉल्टी हो जाए, थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाए, बिकॉज़ इसका खुद का टेस्ट बहुत गंदा होता है। जितने भी लोग इसको पीते हैं, मैं उनसे ये पूछता हूँ कि यार डू यू लाइक द टेस्ट? कहते हैं नहीं सर, टेस्ट इज़ प्रोबेबली द ओनली थिंग वी डोंट लाइक इन अल्कोहल, बट वी लव एवरीथिंग एल्स। सो जहाँ पे बात आती है लव की, तो यहाँ पे समझ आती है कि इट्स लाइक अ लव अफेयर। ये एक लव अफेयर है ड्रग के साथ, जहाँ पे बंदा फैंटेसाइज़ भी करता है ड्रग्स के साथ, बात भी करता है बोतल के साथ, उससे मशवरे भी लेता है, एंड देन ही गोज़ इंटू अ डिफरेंट स्टेट। तो जितना, और अक्सर लोगों का ये भी कहना है कि मैं लोगों को कहता हूँ कि यार आप लोग मूड मैनेजमेंट क्यों नहीं सीखते? क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है। लोग पूछते हैं कि सर क्या करें हम शराब छोड़ के? जब बोर हो जाते हैं, मैं कहता हूँ यार बोर्डम दूर करनी सीख लो। कहते हैं सर मूड खराब हो जाता है, मैं कहता हूँ मूड मैनेजमेंट सीख लो। सर डिप्रेशन होती है, मैं कहता हूँ डिप्रेशन मैनेजमेंट सीख लो। सर कुछ करने को नहीं होता, मैं कहता हूँ टास्क अपनी ज़िंदगी में डाल लो। देखिए ये तो नेचुरल चीज़ें हैं ना, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो जब आप एक ही ड्रिंक ड्रिंक से वो मज़ा ले रहे हैं, वो मूड आपने अपनी जेब में रखा हुआ है, जब आपका दिल करे आप वो बोतल खोलें और अपना मूड अच्छा कर लें, तो ये डिपेंडेंस है। और जहाँ पे भी डिपेंडेंस आ जाती है, तो वहाँ पे समझ जाएँ कि जिसने उसने कहते हैं ना कि आपकी जो फ्रीडम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। यू गेट और बाउंड। जो लिवर पे असर हो रहा है, इसकी तो हम बात बहुत एंड में करते हैं। क्योंकि देखने में ये आया है कि जब आप लोगों को बताते हैं ना आप शराब पिएँगे, लिवर खराब हो जाएगा, आपकी सेहत डाउन हो जाएगी, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। बट उनकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो उनको समझने पे मजबूर, उनको ना समझने पे मजबूर कर देती है, बिकॉज़ उसको सुन कर देती है। तो पहले ये मेडिसिन यूज़ होती थी, जंगों में ज़ख्मों पे डाली जाती थी शराब, जब कोई बेहोश नहीं होता था, दे के बेहोश करके ऑपरेशन कर दिया जाता था। आज उसका रॉन्ग यूज़ आ गया। सो इट्स द रॉन्ग यूज़ ऑफ द ड्रग। ये भी लोगों का जो मानना है कि ये ड्रग नहीं है, ये बिल्कुल ड्रग है और ये बहुत बड़ी ड्रग है। ड्रग का मतलब होता है डोज़ेज रिक्वायर्ड अंडर जनरल स्टैंडर्ड्स। तो इसकी भी डोज़ेज़ होती है जो मेडिसिन्स में होती है। तो कॉफ़ सिरप में भी थोड़ी-सी अल्कोहल होती है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप खाली उसका इंग्रीडिएंट पीना शुरू कर दें। इसके साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान में ऑन अ डेली बेस वी गेट सो मेनी फ़ोन कॉल्स, जिसके अंदर वो कहते हैं कि नहीं जी आप इनको ना, हालत उनकी बड़ी ख़राब है, इनको आउटडोर ठीक कर दें। तो मैं उनको कहता हूँ नहीं, इनिशियली इनको थोड़ी देर इंडोर आना पड़ेगा, क्योंकि जितनी खराबियाँ हो चुकी हुई हैं ना, ये नहीं। ब्लैकआउट्स इनको होते हैं, उसके बाद अभी एक काम करके आते हैं, सुबह भूल जाते हैं। ऐसे मेरे कई पेशेंट्स हैं, मेरे अपने कई पेशेंट्स हैं जो नशे की हालत में थाईलैंड चले गए। थाईलैंड से उनकी वाइफ़ ने कहीं उनको कह दिया कि मुझे गोडावा चॉकलेट बड़ी पसंद है। तो वो नंगे पाँव घर से निकले रात को,
टिकट बुक कराई, थाईलैंड चले गए, थाईलैंड से 100 किलो 100 किलोज ऑफ गुडाइवा चॉकलेट लेके वापस पाकिस्तान आ गए। तो उनके साथ जो उनका जो असिस्टेंट उनके साथ गया था, जिसकी टिकट वगैरह भी उन्होंने करवाई थी, तो उसने कहा सर जुत्ती तो पा लो, कहते कोई नहीं अब घर जाके ही पहनेंगे। और वो वापस भी आ गए अगले दिन तक, और 100 किलो चॉकलेट से जब वो उठे तो उनकी वाइफ ने कहा आपने ये क्या किया, तो उनको कुछ याद नहीं। ऐसे-ऐसे भी डिल्यूजन्स रहे हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर आप उस ब्लैकआउट में हैं, आपकी लाइफ़ डिल्यूजनल हो गई है। कई ऐसे पेशेंट हैं जो सुबह उठ के, मेरे पास एम्स्टर्डम से एक पेशेंट आया, तो जब वो हमारे पास रात को आया, हमने उसको डिटॉक्स वगैरह करके मेडिसिन दे के सुला दी। जब वो सुबह उठा, तो उसको यही लग रहा था मैं तो एम्स्टर्डम में हूँ। मुझे अपना बॉस समझ रहा था, किसी और बंदे को अपना कोवर्कर समझ रहा था, एक बंदे को अपनी वाइफ़ समझ रहा था और उसको ऑर्डर्स दे रहा था जो वो देता। तो ये ऐसी चीज़ होती है। सर ये बताइए, इन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस का और तबाहियों का, या हम ये कह लें कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इनफैक्ट अगर हम इसको एज अ डिफ़ॉल्ट फ्यूचर अभी कंसीडर करना शुरू कर दें तो बहुत सी जो परेशानियां या मुसीबतें हैं वो इससे बच सकती है। इसका कोई सोल्यूशन है? एंड ऑब्वियसली सोल्यूशन तो होगा, बताइए। जी, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी इस दुनिया पे उतारी नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं। इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है और बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है और बड़ा लेटेस्ट सॉल्यूशन है। लोगों को ये लगता है कि कोई गोली, कोई पिल, कोई टीका, इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है। इसमें मेडिसिनल मैनेजमेंट है जिसमें हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ऑब्वियसली विथड्रॉल्स को मैनेज करते हैं, क्योंकि अल्कोहल के विथड्रॉल्स बहुत बुरे होते हैं। लोगों को लगता है कि शायद हेरोइन के विथड्रॉल्स बहुत बुरे होते हैं, फिर दे हैव टू सी अल्कोहलिक पेशेंट्स इन विथड्रॉल्स। बहुत बुरे विथड्रॉल्स होते हैं। लेकिन हम उनको इस खूबसूरती से मैनेज करते हैं कि पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि वो विथड्रॉल से गुजर गया है। और कई पेशेंट तो ये भी कहते हैं कि सर हमें अगर पता होता कि इतना आसान है तो हम कितनी देर पहले आ जाते, हमें तो लगता था कि बहुत तकलीफ होगी। क्या बट हैविंग विड्रॉल्स सेड, होते हैं और किस तरह से, क्या आप लोग का प्रोसीजर होता है? देखिए हमारा मेडिसिनल मैनेजमेंट होती है। बेसिकली विड्रॉल मैनेजमेंट इज मेडिसिनल मैनेजमेंट। जब एक इंसान अंदर आता है तो उसको त्रोड़कें जो होती है, जो उसको क्रेविंग्स होती हैं, वो क्रेविंग्स हमने मैनेज करनी है। उसको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जो बड़ी सेफ मेडिसिन होती हैं, जिसके अंदर उनकी क्रेविंग्स मैनेज होती है, जिसके अंदर उनकी त्रोड़कें और बॉडी एक्स और जो बॉडीली सिम्टम्स और जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है वो मैनेज हो जाते हैं। जब वो 21 डेज में मैनेज हो जाते हैं तो ये ज़रा नॉर्मल सी की स्टेट में आ जाते हैं और फिर इनका अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। बहुत आसान इलाज है। इलाज का नाम है फैमिली इंटरवेंशन प्रोसेस। मैं लोगों को ये कहता हूँ, इससे पहले कि आप पेशेंट को ट्रीटमेंट में लेके आएँ, कम से कम 15 से 20 दिन फैमिली को पहले खुद आना पड़ेगा। फैमिली को बताना होता है कि आपने कैसे पेशेंट को लेके आना है। ये एक इंटरवेंशन प्रोसेस है। हम फैमिली को गुफ्तगू का तरीका, बातचीत का तरीका, अगले को राम करने का तरीका, अगले को कायल करने का तरीका बताते हैं। वो फैमिली जाके पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करती है। पेशेंट वहाँ से सरेंडरेंस दे देता है, अपनी टोटल सरेंडरेंस 80% ऑफ द केसेस में। कहता है ठीक है जी, मैं इलाज के लिए रज़ामंद हूँ, मैं चलूँगा। लेट्स सपोज अगर ये नहीं होता, फिर हमारे पास दूसरी ऑप्शन भी है जिसको हम क्राइसिस इंटरवेंशन कहते हैं। ऐसी सूरत में हमारी टीम जाती है, पेशेंट को अपनी तहलील में ले लेती है, हिफाजत के साथ, और उसको इंडोर ले आती है उसकी मर्जी के बगैर। दोनों तरीके जो हैं वो वेस्ट के अंदर तो क्राइसिस इंटरवेंशन इतना ज़्यादा नहीं चलता, बट पाकिस्तान में इसका बहुत रुझान है। जब पेशेंट एक दफ़ा अंदर आ जाता है, फिर डिटॉक्सिफिकेशन के बाद बाकी सारा काउंसलिंग है। 3 महीने का इंडोर प्रोसेस है, 21 महीने का टोटल प्रोसेस होता है, 21 महीने में टर्न अराउंड हो जाता है और 21 महीने तक फ़ॉलो-अप्स चलते हैं। फ़ॉलो-अप्स का मतलब होता है कि यू हैव टू स्टे इन टच विद द ट्रीटमेंट प्लान एंड योर ट्रीटमेंट प्रोवाइडर्स। जब आप उनके साथ इन टच रहते हैं तो फिर देखने में ये आया है कि पेशेंट ठीक हो जाता है। एक आखिरी चीज़ मैं ज़रूर कहना जी चाहूँगा कि प्लीज। ये भी लोगों को समझना चाहिए कि हर पेशेंट पहली दफ़ा में ठीक नहीं होगा। कोई कम ढीठ होते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा ढीठ होते हैं, कुछ उससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है? ये आप स्टबर्न कितने हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। आपकी बीमारी जो है वो कितनी ज़्यादा एनग्रेव्ड है, ये उस पे डिपेंड करता है। 60% 50 टू 60% पेशेंट्स हमारे पास पहले ट्रीटमेंट में ठीक हो जाते हैं। कुछ बाकी जो रह जाते हैं वो 2 से 3 रिलैप्सेस के अंदर ठीक हो जाते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो शायद 3 से ज़्यादा रिलैप्सेस भी करते हैं, बट इवेंचुअली अगर तो ट्रीटमेंट रहेगा ना, तो आई गारंटी यू ये ठीक हो जाते हैं। यानी कि इसका सॉल्यूशन तो है, लेकिन सॉल्यूशन की एब्सोल्युटली। तरफ जाने से पहले अगर आप एहतियात कर ले तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली जी, ये तो फिर आइडियल सिनेरियो हो गया ना। यस ट्रू। थैंक यू। आपने इंफॉर्मेशन शेयर की एंड इट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इंडीड। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।